हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो था वो हमारा भाग 1 था। आज हम लोग भाग 2 पढ़ने वाले हैं। मतलब इससे पहले हमने एक वीडियो कर लिया है। उस लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ठोस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है क्रिस्टली और दूसरा होता है अक्रिस्टली। ठीक है, क्रिस्टली और अक्रिस्टली में मेनली क्या अंतर था कि जो क्रिस्टली पदार्थ होते हैं इनकी एक आकृति होती है, निश्चित ज्यामिति होती है, और जो अक्रिस्टली होते हैं उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। अब हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण, क्योंकि हम लोग ये सोचने वाली बात है कि हम लोग क्रिस्टली ठोस के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। क्रिस्टली ठोस के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो ठोस होता है उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो हमने पिछली क्लास में ही देख लिया था कि जो क्रिस्टली ठोस होता है उसकी निश्चित आकृति होती है, जबकि अक्रिस्टली ठोस की निश्चित आकृति नहीं होती। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में क्रिस्टली ठोस के बारे में ही ज्यादा पढ़ेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आणविक ठोस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरा कौन सा है, आयनिक ठोस, जो है आयनिक सॉलिड्स। तीसरा है सहसंयोजक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड्स, और चौथा है धात्विक ठोस, मतलब मेटेलिक सॉलिड्स। ठीक है, तो ये जो आणविक ठोस है, देखो आणविक ठोस मतलब नाम से हमको समझना है कि जिसमें अणु बंधे हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आणविक ठोस बोलेंगे। ठीक है, ये जो आणविक ठोस है वो 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि एक होता है ध्रुवी, एक होता है अध्रुवी, और एक क्या होता है हाइड्रोजन बंध। ठीक, तो ये जो आणविक ठोस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं टोटल इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला क्या होता है अध्रुवी, या हम लोग पहले लिख लेते हैं ध्रुवी। ठीक है, ये पहला वाला हो गया ध्रुवी। दूसरा होता है अध्रुवी, और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तीसरा वाला क्या है हमारा, हाइड्रोजन बंध। तो हम लोग इसको डिटेल देखते हैं कि इनके बारे में क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। देखो फर्स्ट वाला क्या है, ध्रुवी। ध्रुवी जो है वो आणविक ठोस के अंतर्गत आ रहा है ना। तो जो ध्रुवी है वो क्या होते हैं ये देखना। ध्रुवी मतलब ये समझो जिस भी अणु के 2 ध्रुव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवी। जैसे कि यहाँ पर देखो इस जो पेन है इसके 2 ध्रुव है, एक इस साइड है ये दिखाई दे रहा है, एक इधर है, मतलब इसके 2 ध्रुव। हमारे पास रसायन में 2 प्रकार के अणु होते हैं, एक कैसा होता है ध्रुवी और दूसरा कैसा होता है अध्रुवी। मतलब ध्रुवी मतलब क्या समझोगे, जहां पर 2 ध्रुव होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका हम लोग क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं HCl, है ना। HCl ले सकते हैं, ध्रुवी मतलब ये HCl हुआ। तो HCl में देखो जब हम HCl को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, है ना, तो जब भी हम HCl को ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, H+ और Cl-, है ना। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, जहां पर ध्रुवी किसको बोल रहे हैं, जहां पर 2 ध्रुव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवी। तो HCl में 2 ध्रुव है, H+ और Cl-। तो ऐसे अणु जो ध्रुवी सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हों वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवी आणविक ठोस। HCl हो गया या फिर NaCl हो गया। NaCl को भी जब हम लोग तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा, ये Na+ + Cl- में, है ना। तो यहाँ पर भी 2 ध्रुव हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इस तरीके से बना लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे ध्रुवी सहसंयोजक ठोस कहलाएंगे या ध्रुवी आणविक ठोस कहलाएंगे। दूसरा वाला देखते हैं अध्रुवी, है ना। तो ये जो अध्रुवी होता है उसका एग्जाम्पल हमको एग्जाम्पल से क्लियर करना है। ये ध्रुवी हो गया। दूसरा अध्रुवी का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि H2 हो गया। ठीक है, H2 में देखो इसका हम लोग जब भी हम H2 को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये किसमें टूटेगा, H+ और H+ में, है ना। मतलब जब भी हम इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये H और H से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये Na और Cl से मिलके बना हुआ था, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। I2 भी आयोडीन और आयोडीन। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, दोनों जो हाइड्रोजन है वो धन आवेश वाले हैं, दोनों जो आयोडीन है वो ऋण आवेश वाले हैं।
मतलब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है दोनों में, इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज है। मतलब हमको ये समझ में आया कि जो ध्रुवी आणविक ठोस होते हैं इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, HCl हो गया, NaCl हो गया। वैसे ही अध्रुवी जो आणविक ठोस होते हैं उसमें क्या होता है, H2 और I2। तो H2 और I2 क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब दोनों में एक ही आवेश है। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्रुवी और अध्रुवी। जहां पर दो ध्रुव है वो ध्रुवी, जहां पर एक ही ध्रुव है वो क्या कहलाता है, अध्रुवी कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो अगला वाला है हाइड्रोजन बंध, कैसे समझेंगे हम लोग कि ये हाइड्रोजन बंध है। तो ध्यान रखोगे जब भी कोई तत्व है ना अपने से अधिक, जैसे कि जब भी कोई हाइड्रोजन अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब भी वो बंध बनाएगा तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। जैसे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, HF क्या है, हाइड्रोजन जो है अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, उसका भी एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, कौन कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व हो सकता है, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब जो है अगर हाइड्रोजन से जुड़े हुए हो तो एक बंध का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। जैसे ये HF हुआ ना, अब हम इसी HF को कैसे बनाएंगे, डॉट करके देखते हैं। ये हो गया एक HF है ना, यहाँ पर भी दूसरा HF, यहाँ पर हो गया तीसरा HF। ठीक है, ये HF है। अब यहाँ पर देखो ये जो फ्लोरीन है इस हाइड्रोजन से बंध बना लेगा, ये फ्लोरीन इस हाइड्रोजन से बंध बना लेगा, और यही जो बंध है वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। 11th में चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ है कि दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध होते हैं, एक अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और एक क्या होता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आणविक ठोस है वो 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है ध्रुवी और एक होता है अध्रुवी और तीसरा वाला हाइड्रोजन बंध। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, HCl है जिसके 2 ध्रुव है वो क्या हुए, ध्रुवी, जिसके एक ही ध्रुव है अध्रुवी। जो अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। अब जो सेकेंड वाला है वो है आयनिक ठोस, जिसको हम लोग आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं। देखो आयनिक ठोस में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन ठोसों में अवयवीकरण विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं। विपरीत आवेश वाले आयन मतलब समझ जाओ, जैसा हमने अभी ध्रुवी आणविक ठोस में पढ़ा था कि जिसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं वो क्या कहलाएंगे, विपरीत आवेश वाले आयन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, क्योंकि Na में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और Cl में निगेटिव चार्ज। देन हम लोग ले सकते हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड, इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, इन ठोसों में अवयवीकरण जो है वो विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, इनमें प्रबल आकर्षण बल होता है जिसके कारण इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक, इसमें क्या है, प्रबल आकर्षण बल। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ऐसे अणु जिनकी आकृति निश्चित होती है, किसकी आकृति निश्चित होगी, जितने भी क्रिस्टलीय यौगिक हैं उनकी आकृति क्या होगी, निश्चित होगी, और जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल है, दो अणुओं में आकर्षण बल है, तभी वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आकर्षण बल नहीं होता तो उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक, तो इनमें क्या होती है, जितने भी आयनिक ठोस हैं उनमें प्रबल आकर्षण बल होता है। जैसे कल पिछली क्लास में हमने NaCl का स्ट्रक्चर देखा था, तो उनमें क्या था, प्रबल आकर्षण बल। अब देखो बच्चों, जो भी क्रिस्टल बहुत ज्यादा क्या होता है, आकर्षण बल जिसमें जितना ज्यादा होगा उसको हमको गलाने में उतनी ज्यादा ऊष्मा लगेगी। जैसे कि इसको ऐसे समझो, अगर 4 दोस्तों में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप है ना, बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हमको उसको तोड़वाने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि नहीं, है ना। अगर तुम लोगों का कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसको हमको क्या करना है, लड़ाई करवाना है, तोड़वाना है, तो हमको वहां पर क्या लगेगी, ज्यादा ऊर्जा लगेगी, क्योंकि तुम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है। वैसे ही हम लोग NaCl के बारे में सोचते हैं, जो सोडियम है वो क्लोरीन का क्या है, बहुत अच्छा दोस्त है, उनके बीच बहुत ज्यादा क्या है, आकर्षण बल है, और इस आकर्षण बल के कारण इनमें इनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। तो बहुत ज्यादा आकर्षण बल है, इसलिए इनका गलनांक कैसा होगा, उच्च होगा, मतलब इनको गलाने में हमको बहुत ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है,
थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, मतलब जब ये ठोस होंगे तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन इनकी पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो जो सोडियम क्लोराइड है अगर हम लोग उसको टच करेंगे तो क्या उससे करंट लगता है, क्या हमको नहीं लगता। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन उसी सोडियम क्लोराइड को अगर हम पानी में घोलते हैं या उसको हम पिघलाते हैं तो हमको हल्का सा करंट महसूस होगा कि हल्का उसमें विद्युत उत्पन्न हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि ठोस अवस्था में ये जो कण है विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और पिघली हुई अवस्था में क्या होंगे, विद्युत के सुचालक। मतलब जब ये पिघल जाते हैं तो इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना आणविक ठोस, वो सब में क्या होता है, विद्युत के वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है उसको नोट कर लेना। लास्ट जो है फोर्थ नंबर, ये दृढ़ तथा कम वाष्पशील होते हैं। दृढ़ तो आप लोग समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि जिसमें भी आकर्षण बल होगा वो तो दृढ़ होगा ही, ठोस होता है तो इसलिए वो दृढ़ होगा। और क्या कहा गया है, कम वाष्पशील। ठीक है, वाष्पशील का मतलब क्या समझते हो, कि कोई भी वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, जैसे कि पानी का भाप बन के उड़ना, वो क्या कहलाएगा, वाष्पशील। ठीक है, तो कौन आसानी से पानी से भाप बन के कैसे उड़ेगा, जिसमें कम आकर्षण बल होगा वो आसानी से अपनी अवस्था को परिवर्तित करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर इस मार्कर को, है ना, ये वाष्पशील कब कहलाएगा, जब ये पूरा पिघल जाएगा तब। ठीक है, तो ये जो है आसानी से नहीं पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा, क्योंकि इसमें आकर्षण बल ज्यादा है और इसका गलनांक भी बहुत ज्यादा उच्च होता है। इसलिए क्या बोला गया है कि ये नहीं पिघलेगा, इसीलिए तो ये वाष्पशील कम है ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी ठोस का, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, उसको पिघलाने में क्या होता है, बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि वो ठोस है, उसकी निश्चित आकृति है, तो इसलिए कहा गया कि ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं और क्या है, कम वाष्पशील होते हैं। ठीक है, इसका अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, उदाहरण नोट कर लेते हैं हम लोग। NaCl है, जिंक सल्फाइड है जिसको हम ZnS बोलते हैं, CaF2 है, CaF2 को क्या कहेंगे, कैल्शियम फ्लोराइड कहेंगे। तो ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरे छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इसको आप लोग आसानी से देख करके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तीसरा वाला वर्गीकरण है हमारा सहसंयोजक ठोस, जिसको हम लोग कोवैलेंट सॉलिड्स भी कहते हैं। ये जो कोवैलेंट सॉलिड्स है इसका मतलब क्या है, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, है ना। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यहाँ पर कौन सा बंध बना है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध मतलब कैसे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का है। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, हमको मालूम है कि रसायन में सभी तत्व क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, उनको ये चाहिए रहता है कि हमको किसी भी तरीके से अपना अष्टक पूरा हो जाए, है ना। अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करते हैं, इसके पास मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन हुआ और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक, अब यहाँ पर ये जो क्लोरीन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला क्या हो गया, 7वां इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन हमारा आवर्त सारणी का पहला तत्व है, मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं लिख देती हूँ कहाँ पे, यहाँ पर, है ना। मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। काउंट कर सकते हो। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका भी अष्टक पूरा नहीं है। देखो, हाइड्रोजन के लिए ये मत सोचना कि इसके पास तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो जिसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। हम लोग नियम पढ़े ना, 2 8 8 18 और 32। तो इसका आकार छोटा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन जो है
इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसको क्या चाहिए? 8वां इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है? क्लोरीन से। और जो क्लोरीन है वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन है, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। ये जो क्लोरीन है इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो दोनों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, मतलब इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया और इसने इसका। तो जो भी बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, शेयरिंग से बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। तो इसमें जो भी अणु रहेंगे वो क्या करेंगे? सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए रहेंगे। और ये अधिकतर क्या होते हैं? अधातु होते हैं। इस बात का ध्यान देंगे कि सहसंयोजक ठोस में जो भी कण होंगे वो क्या होंगे? अधातु होंगे। तो समझ में आ गया होगा सहसंयोजक जो ठोस है वो कैसे होते हैं, कैसे सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल ध्यान देना। और ये कण क्या होते हैं? अधातु होते हैं। सेकेंड वाला जो पॉइंट है, ये नेटवर्क वाली विशाल संरचना बनाते हैं। ये दो डायग्राम्स दिख रहे हैं, एक हीरे की संरचना है ये वाली, और ये जो दिखाई दे रहा है वो ग्रेफाइट की संरचना है, ठीक। हीरे की संरचना को और ग्रेफाइट की संरचना को क्या कह रहे हैं कि ये नेटवर्क वाली विशाल संरचना। ये दिख रहा है नेटवर्क। नेटवर्क किसको बोलते हैं? एक के नीचे एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है कि नहीं? ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो ये बिंदुओं से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इनको क्या कह रहे हैं? नेटवर्क वाली विशाल संरचना। तीसरा वाला है, ये अत्यंत दृढ़ होते हैं और इनका गलनांक उच्च होता है। तो इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्या होंगे? ठोस होंगे, उनका गलनांक क्या होगा? उच्च होगा। फिर हमने देखा 4 पॉइंट कि ये विद्युत एवं ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक। अब ये वाली जो बात है वो समझने वाली बात है कि क्यों ऐसा कह रहा है कि ये जो है वो विद्युत के क्या होंगे? अच्छे चालक नहीं होते, मतलब ये क्या होंगे? कुचालक होंगे, ठीक है। और जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट का ये डायग्राम दिख रहा है, सिर्फ जो ग्रेफाइट है वो क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। मतलब विद्युत का चालन ग्रेफाइट में होगा, हीरे में नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहा है? समझना इस बात को, क्योंकि ये दिख रही है ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट जो है हमारी पेंसिल की लीड में होता है, ठीक। वो उसका नेचर कैसा होता है? स्लिपी, मतलब वो थोड़ा सा स्लिप करने वाला, फिसलने वाला होता है, ठीक है। और इसीलिए इस संरचना को क्या कहते हैं? परतीय संरचना। ध्यान देंगे कि जो ग्रेफाइट है वो कैसी संरचना बनाता है? परतीय संरचना, परतदार संरचना बनाता है। और इसीलिए इसमें जो पॉइंट दिख रहे हैं हमको, ये जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पर कौन होते हैं? कार्बन होते हैं, ठीक है। ये जो है बेंजीन है, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? कार्बन। हर कॉर्नर पे कौन है? कार्बन है। तो जो कार्बन होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जैसे ही गमन करता है तो उसमें विद्युत का चालन होता है। इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक। मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि कैसे पहचानेंगे कि किसमें विद्युत का चालन हो रहा है और किसमें नहीं हो रहा है। तो ध्यान देना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक। जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो मान लो कि ये जो तीनों कार्बन है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ये तीनों कार्बन है वो किसी ना किसी से बंधे हुए, जैसे हाइड्रोजन से बंधे हुए हैं, लेकिन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, खाली है। मतलब वो क्या कर सकता है? जब भी वो खाली रहेगा वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम सकता है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा वहां पर विद्युत का चालन होगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे इस पॉइंट में कि ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते, लेकिन अपवाद कौन है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक है, मतलब उसको हम लोग क्या कहेंगे? सुचालक कहेंगे। और वो सुचालक क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट कैसी संरचना बनाता है? परतदार, मतलब एक परत के नीचे दूसरी परत, दूसरे के नीचे तीसरी, ये दिख रही परतदार संरचना। तो ग्रेफाइट की जो संरचना है वो कैसी होती है? परतदार संरचना होती है। और इसका जो नेचर है वो कैसा होता है? स्लिप करने वाला, मतलब फिसलने वाला होता है। आप लोग दैनिक जीवन में पेंसिल का उपयोग किए होंगे तो उसकी जो लीड होती है वो कैसी होती है? स्लिपी होती है, ठीक।
नेक्स्ट वाला जो है आखिरी वाला एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हीरा और ग्रेफाइट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। ठीक है, चौथा वर्गीकरण है धात्विक ठोस, जिसको हम लोग मेटेलिक सॉलिड्स भी कहते हैं। अब ये जो मेटेलिक सॉलिड्स होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इनमें अवयवी कण धनात्मक धात्विक आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक धात्विक आयन एवं क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखो धनात्मक धात्विक आयन कैसे होंगे, हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल से सोडियम की। ठीक, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन लिख के देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 2 8 है ना, 8 और 2 10 और एक कितना हुआ, 11 हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे होता है, हमने पढ़ा था कि हर जो एटम है उसको अपना अष्टक पूरा करना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे चाहे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब इस 1 इलेक्ट्रॉन को वो बाहर कर देता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सोडियम था, इसने क्या किया, अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। सोडियम है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन, मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, ये किस में बदल गया, Na+ में, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ +E-, मतलब इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, मुक्त हो गया, फ्री हो गया। तो इसी के लिए लिखा हुआ है कि इनमें जो अवयवी कण है वो क्या होंगे, धनात्मक धात्विक आयन। ये धनात्मक है, धनात्मक धात्विक आयन है, और इसके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो, जब भी कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करता है, इधर उधर गति करता है। ठीक, हमारे पास कोई काम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर क्या कहा गया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो वो इधर उधर गति करता है। और पिछले ही टॉपिक में मैंने बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा मुक्त होगा, इधर उधर गति करेगा, उतना ही ज्यादा वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो इसमें है ना, इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, अब वो यहाँ से वहां घूमेगा, और जितना ज्यादा घूमेगा वो उतना ही विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आघात वर्धनी एवं तन्य होते हैं। ठीक, जैसे कि सोना चांदी सबको ही जानते हो, इनको हम लोग पिघला कर जिस टाइप की ज्वेलरी बनाना चाहे, गहने बनाना चाहे, बना सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि आघात वर्धनी और तन्य, मतलब हम इसको ठोक कर, पीट कर किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो इसलिए इनका गुण क्या होता है, आघात वर्धनी और तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो जितना ज्यादा दृढ़ होगा, कठोर होगा या ठोस होगा, उसके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि इनमें क्या होती है, धात्विक चमक पाई जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं सोने की बात करूँ तो सब आसानी से समझ जाएंगे कि सोने में बहुत ज्यादा चमक पाई जाती है, और वो एक क्या है, धातु है। अगला जो पॉइंट है, उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, है ना, Ag, Au, Fe। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया 4 प्रकार के ठोस, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिस्टल क्या होता है। देखो, क्रिस्टल जो है वो संरचनात्मक इकाई, कौन सी संरचनात्मक इकाई, ये जो संरचनात्मक इकाई है, तीनों हो सकते हैं, परमाणु, अणु और आयन। ठीक है, क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों को नियमित व्यवस्था से एक निश्चित क्रम में जोड़ने से बनता है। ठीक है, क्रिस्टल देखे हुए छोटा छोटा एक मोती आता है, क्रिस्टल। ठीक है, तो सोचे हो कि कभी वो कैसे बनता है। तो जो क्रिस्टल होता है, कोई भी परमाणु, अणु और आयन को एक निश्चित व्यवस्था में जोड़ते हैं, है ना। जैसे आप लोग बचपन में खेल खेले होंगे, ताश को एक के ऊपर एक रखना, या कोई भी ग्लास है या कटोरी है उसको एक के ऊपर एक रख के हम लोग क्या करते हैं, एक संरचना बनाते हैं, वही क्या होता है, क्रिस्टल है। तो ये जो क्रिस्टल होता है, इसी से क्या बनता है, क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो देखो, क्रिस्टल जालक क्या होता है, त्रिविम में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। त्रिविम मतलब क्या है, 3D। ठीक है, 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर।
अब 3 डायमेंशनल क्या है, जिसकी अलग सी व्यवस्था होती है। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो डायग्राम है, अगर ये जो पेन है, ठीक, अगर इस पेन को मैं ऐसे रखूं तो ये इस दीवार, इस बोर्ड से टिक जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं चौथा लेके आ रही पेन तो वो इस बोर्ड से नहीं टिकेगा, है ना। जैसे हम लोग 11th में पढ़े ना चतुष्फल की संरचना, तो एक जो है वो क्या होती, ऊपर होती। तो यही क्या है, 3D स्ट्रक्चर, जिसको हम सामान्य रूप से नहीं लिख सकते, कुछ उभरा हुआ अलग सा दिखता है ना। ये मैं समझने के लिए बता रही हूँ। तो वो क्या कहलाता है, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविम जालक, क्योंकि ये संरचना कहाँ बनती है, त्रिविम में, है ना, 3 डायमेंशन में। अनंत बिंदुओं मतलब अलग अलग बहुत सारे बिंदुओं, और ये जो बिंदु है वो कौन हो सकते हैं, अणु, परमाणु या फिर आयन को निश्चित व्यवस्था, मतलब हम अच्छी तरीके से जब हम इसको जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा क्रिस्टल जालक बन जाता है, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल जालक है इसके कुछ गुण होते हैं, है ना। तो जो क्रिस्टल जालक के क्या गुण है, पहला पॉइंट देखो, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण को बिंदु से दर्शाते हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये पूरा का पूरा क्या है, क्रिस्टल जालक है ना। तो क्रिस्टल जालक में ये जो बिंदु है इसको हमने ये जो कण है इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, बिंदु से दर्शाया हुआ है मैंने, ठीक है। और ये जो बिंदु है वो कौन हो सकते हैं, कोई भी अणु होगा, परमाणु होगा या फिर आयन हो सकता है, ठीक। इन्हीं जो बिंदुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो क्या होगा, जालक बिंदु। और जालक बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, लैटिस पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना। जालक बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। अब ये जो लैटिस पॉइंट है इसको हमने जोड़ करके क्या बना दिया, एक निश्चित व्यवस्था बना दी। जैसे कल भी हमने ये वाला छोटा सा डायग्राम देखा था, है ना, ये एक स्ट्रक्चर हुआ, है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग जोड़ करके, ये जो बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, इसको जोड़ करके हम लोग एक संरचना बना सकते हैं। यही संरचना क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट हुआ। तो समझो यहाँ पर क्रिस्टल जालक क्या होता है, ये जो पूरा 3D स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है ना। अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं, एक होता है इकाई सेल। हमारा अगला पॉइंट है इकाई सेल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकक कोशिका, और इकाई सेल को क्या कहा जाता है, यूनिट सेल। इकाई सेल कैसे बनता है समझते हैं। जालक बिंदुओं की वह सूक्ष्मतम संरचना जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। देखो जालक बिंदु किसको बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, है ना। जालक मतलब क्या होता है, ये जो सतह दिखाई दे रही है, कोई भी ठोस की जो सतह होती है, एरिया होता है, वो क्या कहलाता है, जालक कहलाता है ना। जैसे कोई बॉक्स है तो उस बॉक्स का ऊपरी सतह, ये हथेली है ना, हथेली का ऊपरी सतह क्या कहलाएगा, जालक कहलाएगा। वैसे इस क्रिस्टल का ऊपरी सतह जालक, और उसमें जो पॉइंट्स बने हैं वो क्या कहलाते हैं, बिंदु, है ना। तो ये क्या कहला रहा है, जालक बिंदु। तो जालक बिंदु की सूक्ष्मतम संरचना जिसकी त्रिविम में, ये जो स्ट्रक्चर बना है वो किस में बना है, 3D में, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, त्रिविम में, है ना। बार बार पुनरावृत्ति होती है। ध्यान से देखो, ये जो डॉट डॉट बना हुआ है, ठीक है, ये जो डॉट डॉट बना हुआ है इसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। मतलब जैसे जैसे हम लोग इसी स्ट्रक्चर को बार बार बना रहे हैं तो हमको कैसी संरचना मिल रही है, एक क्रिस्टल की संरचना मिल रही, ठीक है, दिख रहा है। बार बार हम लोग इसी संरचना को बना करके एक क्रिस्टल की संरचना का निर्माण करते हैं। तो यही जो है वो क्या कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है, ठीक है। परिभाषा को फिर से देखो, जालक बिंदुओं की वह सूक्ष्मतम संरचना, ये जालक बिंदु है, इनकी ये जो सूक्ष्मतम संरचना है इसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति हो रही, मतलब इसी बॉक्स को बार बार बना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्रिस्टल का, पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। यही क्या कहलाता है, हमारा यूनिट सेल या इकाई सेल। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि घर की जो दीवार होती है वो ईंटों से बनता है, ठीक है। वो जो ईंट है वो कैसे रहेगा, एक ही प्रकार का होता है ईंट, है ना। ये जो दीवार है ये एक एक ईंट है इसमें, ठीक है। तो ये जो ईंट है पूरी की पूरी दीवार इस ईंटों से बनी हुई है ना। तो यहाँ पर देखो, इन ईंटों में से जब हम क्या करते हैं, एक ईंट को लेते हैं तो समझना ये जो पूरा का पूरा ईंट का दीवार है वो हमारा क्या हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया, ठीक है। पूरा का पूरा जो दीवार है वो क्या हो गया, क्रिस्टल जालक हो गया। जैसे कि ये जो संरचना है वो पूरा क्रिस्टल जालक हो गया। और इसका अगर मैं ये वाला ईंट निकाल लूं, है ना, ये वाला हम ईंट निकाल लेते हैं,
तो ये जो एक ईंट है यही हमारा क्या कहलाएगा, इकाई सेल कहलाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं या इकाई कोष्ठिका भी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, 3D में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। और जालक या इकाई सेल किसको बोलेंगे, यूनिट सेल। ये जो जालक बिंदु है, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनकी सूक्ष्मतम संरचना जिनकी बार बार पुनरावृत्ति हो करके, जैसे ये दीवार जो है बहुत सारे ईंटों से मिलकर के बना हुआ है, तभी हमारा पूरा दीवार खड़ा हुआ है। अगर मैं एक ईंट को ले लूं तो एक ईंट क्या कहलाता है, इकाई सेल। और पूरा का पूरा ईंटों से भरा हुआ दीवार क्या कहला रहा है, क्रिस्टल जालक कहला रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे ईंटों की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। फिर से हम ईंट जोड़ रहे हैं, फिर से ईंट जोड़ रहे हैं, तब जाके इस दीवार का निर्माण हो रहा है। तो एक ईंट क्या कहलाया, इकाई सेल। पूरा का पूरा दीवार क्या कहलाया, क्रिस्टल जालक। वैसे ही ये जो पूरी संरचना है, ये किसकी संरचना है, NaCl की। जैसे यहाँ Na+ है, यहाँ Cl-, यहाँ Na+, फिर Cl-, यहाँ भी Cl-, Na+। तो ये जो पूरी संरचना है वो क्या कहलाई, क्रिस्टल जालक। और इसकी ये जो एक इकाई है, ये एक इकाई क्या कहलाएगा, हमारा इकाई सेल कहलाएगा, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको।